नमस्कार, 9 का मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन और आज मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर विवेक वासुदेव जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला रोड। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मैं आए दिन आता रहता हूँ यहाँ पे, अलग अलग डॉक्टर से बात करता रहता हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस में बड़ा इंट्रीग है और माँ बाप ने सोचा भी नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगा क्योंकि पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी, पर वो इंट्रीग रह गया है। पढ़ाई नहीं करनी थी, पर अब तो मैं क्या करता हूँ क्योंकि अब मैं एक आरजे हूँ तो मेरे को मौका मिला है जानने का, तो मैं चालाकी से पहुँच जाता हूँ हर हफ्ते यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ एंड कोशिश करेंगे कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे मेरे को तो मदद होगी, जो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। राइट। तो सबसे पहला मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहूँगा क्या है कि जैसे 50 पार करता है इंसान, आदमी जब पार करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती कि अरे मैंने सुना था उस रिश्तेदार को प्रोस्टेट की दिक्कत हो गई थी, उसको दिक्कत हो गई थी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि प्रोस्टेट हेल्थ, यूरिनेशन और ये ब्लैडर वगैरह जैसे है और सेक्सुअल हेल्थ, क्या ये सब कनेक्टेड है या अलग अलग चीज़ें हैं? राइट। सो बेसिकली दीज आर ऑल कनेक्टेड। और जहाँ तक कि सबसे पहला सवाल है कि उसे प्रोस्टेट की दिक्कत हो गई थी, तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हर मेल के अंदर होता है। करेक्ट। वो आपके हमारे सबके अंदर है। इट्स जस्ट दैट कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो विथ इंक्रीजिंग एज सामने आती है। अभी क्या है कि नॉर्मल प्रोस्टेट साइज अराउंड 10 cc का होता है, 10 ग्राम का प्रोस्टेट होता है, बट विथ एज ये प्रोस्टेट साइज बढ़ना शुरू होता है। अच्छा। और बाई मैन रीचेस में भी 50-60 वो साइज बढ़ के किसी का 15, 20, 25, 30, 100, 200, 250, 300 तक पहुंच जाता है। अरे बाप रे, 10 का 300 हो जाता है। राइट। दैट्स गोल्ड के दाम लग रहे हैं, वैसे ही बढ़ रहे हैं आजकल। दैट्स द थिंग। बट द इशू इज़ कि हमें सिर्फ वॉल्यूम से नहीं मतलब होता, हमें वो प्रोस्टेट आपको कितनी तकलीफ दे रहा है उसे ट्रीट करना होता है। सो अभी भी आप जाएंगे तो लाइक पेरीफेरी में, मतलब ये काफ़ी अच्छा सही तो नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को मॉक करने का एक तरीका होता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया, प्रोस्टेट निकाल देते हैं। बट यू सी ओनली enlarged prostate doesn't require treatment unless it is causing some problem or if that enlargement is due to suspicion of cancer. ये एनलार्ज होता है तो दिक्कत क्या होती है? ये यूरेटर में जाके दबाता है और यूरिन में दिक्कत होती है, क्या होता है exactly? तो प्रोस्टेट की एनाटॉमी है दैट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकल। आई मीन इट सिट्स एट द आउटफ्लो, जैसे टंकी की जो आउटफ्लो है, जैसे हमारे ब्लैडर का आउटफ्लो, वहाँ पे भी सिचुएटेड होता है। तो जब भी ये बढ़ता है और किसी खास प्रोपोर्शन में बढ़ता है, दैट मीन्स इट कैन ग्रो आउटसाइड and it can also grow inside. So when it grows inside, it causes more problem regarding to urine. So in those cases it starts causing some problem in urine, जो कि commonly रात को बार बार उठना, दिन में कई बार जाना, या फिर जब जाते हैं तो सही से पेशाब उतरना नहीं, पेशाब के समय ज़ोर लगाना, ये सब चीज़ें सिम्टम शुरू हो जाते हैं। कई एक बार इसको लोग नॉर्मल मान के या फिर एज रिलेटेड है ये मान करके छोड़ देते हैं, बट इट इज़ क्वाइट अ ट्रीटेबल कंडीशन। और जब भी कुछ ऐसा हो तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर अ यूरोलॉजिस्ट। अब आई बात जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि हाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ यूरिनेशन एंड योर सेक्सुअल हेल्थ। तो यूरिनेशन की तो हमने बात कर ली बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, तो वो उसमें प्रॉब्लम करता है। और साथ में सेक्सुअल हेल्थ से इस तरह कनेक्टेड होता है क्योंकि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं प्रोस्टेट के अंदर विच कैन अफेक्ट दिस सेक्सुअल इश्यूज़। और चूँकि जो भी प्रोस्टेट की कंडीशन एज के साथ बढ़ती है और एज के साथ चूँकि सेक्सुअल इश्यूज़ भी आते हैं, तो दोनों चीज़ें कई बार साथ में आती हैं। और हमारी जो कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम प्रोस्टेट की वजह से जो यूरिनरी फ्लो ख़राब हो रहा है उसके लिए देते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन दी सेक्सुअल फंक्शन ऑफ दैट मैन। सो दैट इज़ हाउ द होल थिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर एंड अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अब इसको सुनेंगे तो दिमाग में डाउट आएगा या मुझे भी टेस्ट कराना चाहिए। तो ये जो PSA टेस्टिंग होती है इसको लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि किस मुकाम पे जाके मुझे इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, कैसे कराना चाहिए, क्या इसको कराने का मतलब ये तो नहीं कि जैसे हल्का फुल्का बड़ा है तो इंसान के दिमाग में डर आ जाएगा क्या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए एग्जैक्टली क्या है और कैसे होती है ये। बिल्कुल। तो जब भी आप अराउंड 50 किसी भी रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो दे इंक्लूड दिस PSA test. What is PSA? It stands for prostate specific antigen. तो as the name suggests, it is specific for prostate. अभी क्या है, ये included क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही अर्ली मार्कर हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का, और चूंकि हम इसे सिंपल ब्लड टेस्ट से पिक कर सकते हैं, इसकी वजह से आप प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं।
अब इस कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले तो ये बात कि प्रोस्टेट कैंसर अगर इंडिया की बात करें तो मे बी इट वुड कम अराउंड 3rd और 4th मोस्ट कॉमन कैंसर। और अगर मेन की बात करें इन इंडिया तो फिर थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। दैट इज़ वाई टेस्टिंग फॉर PSA इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ जब भी आप कोई ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो देयर ऑलवेज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी जो स्क्रीन कर रहा है या जो क्लिनिशियन है कि उस टेस्ट को कैसे वो इंटरप्रेट करता है। ऑब्वियसली पेशेंट के पास अगर रिपोर्ट बढ़ी हुई आ गई तो दे विल पैनिक कि अरे मुझे कैंसर हो गया है, मुझे कैंसर हो सकता है। बट यही जब आप किसी अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से मिलते हैं या स्पेसिफिकली यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो दे कैन क्लियर कि वेदर दिस increase in PSA is because of cancer or some other reason। क्योंकि PSA इंक्रीमेंट का ज़्यादा कॉमन जो आपको हमें मिलता है प्रैक्टिसेस में दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस रादर दैन प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा, सो इट इज़ कॉमनली इंक्रीज्ड इन केसेस ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, जिसको जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट है, देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा, UTI में हो जाएगा। Exactly. So if someone does PSA at the time of UTI, वहाँ करना ही नहीं है। It's wrong practice. Absolutely. पता है आप ये जो बात कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी क्या है ना, आई डोंट नेम एनीवन, पर आजकल ये जो डायग्नोस वाली इतनी कंपनीज आ गई ना, ये जब आप इनसे फॉर एग्जांपल आप इनको बोलो मुझे ब्लड टेस्ट कराना है सिर्फ ब्लड ग्रुप के लिए, कि तब भी आपको 75,000 और टेस्ट करवा देते हैं कि पैकेज है करा लो। और बंदा जब रिपोर्ट आता है तो लगता है यार ये क्या हो गया, वो उसको 4-6 महीने उसके लिए परेशान रहेगा अगर उसके आसपास ऐसी सर्विसेज या केयर या ऐसे स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है जो कि उसको बता सके कि दिस इज़ बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर बट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। और साथ में शेयर द वॉल्यूम ऑफ प्रोस्टेट कैन इंक्रीज द PSA। सो अगर किसी का 100 ग्राम का प्रोस्टेट है तो दे कैन ईजिली हैव अ PSA ऑफ 7-8। नॉर्मली 7-8 PSA इज हाई, जो मोर देन 4 के रेंज में जाता है। एग्जैक्टली, जब प्रोस्टेट बड़ा है तो इट विल सिक्रीट मोर PSA एंड सो द PSA विल कम हाई। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड PSA डेंसिटी। से कई सारी चीज़ें हैं। सो इट हैज़ टू बी एनालाइज्ड इन कंटेक्स्ट with the clinical condition of the patient, and then only you should suspect that where there is a this thing of cancer or not। डॉक्टर विवेक, प्रोस्टेट कैंसर तो एक बात होगी, और भी यूरोलॉजिकल कैंसर होते हैं जैसे ब्लैडर कैंसर भी होता है, तो ऐसे कोई अर्ली वार्निंग साइंस हैं ऑफ यूरोलॉजिकल कैंसर स्पेसिफिकली जो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? राइट, सो देयर आर सम अर्ली साइंस फॉर यूरोलॉजिकल कैंसर्स, और उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्लड इन यूरिन। सो कभी भी यू फेस ब्लड इन यूरिन, सो ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्रॉस हेमेचूरिया। ग्रॉस मीन्स इट्स विजिबल टू द नेकेड आइज। ओके, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया भी हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो बट आप यूरिन का टेस्ट कराएं, उसमें RBCs मिल जाएंगे या ब्लड मिल जाएगा। बट इफ समथिंग इज विजिबल टू आइज दैट मीन्स इट्स ग्रॉस एंड इट कैन नॉट बी नॉर्मल। तो आपको एक एपिसोड भी अगर ग्रॉस हेमेचूरिया का है then you should get evaluated thoroughly by a urologist to rule out any of such ominous conditions। Then हम सिर्फ प्राइमरी अर्ली साइंस की बात नहीं करते, साथ में बैकग्राउंड में रिस्क फैक्टर्स हों तो फिर ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। लाइक फॉर प्रोस्टेट कैंसर, अगर आपके फैमिली में आपके पापा, बड़े पापा, चाचा, ताऊ, बड़े भैया, किन्हीं को भी अगर प्रोस्टेट कैंसर रहा है और स्पेशली हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो यू आर डेफिनेटली एट ए मे बी 5-fold हायर रिस्क देन नॉर्मल पॉपुलेशन। डेफिनेटली। सो मोस्ट हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे ओरल कैंसर की बात करें तो टोबैको च्यूइंग है, लंग कैंसर की बात करें स्मोकिंग है। तो प्रोस्टेट कैंसर में एज सच कोई लाइक स्मोकिंग और इन सब की दे आर रिस्क फैक्टर्स, बट उससे कहीं ज़्यादा हेरिडिटरी का रोल है। सो डॉक्टर जेनेटिक है तो मतलब कहीं से तो शुरुआत हुई ना, हर किसी को तो हुआ नहीं। या फॉर एग्जांपल किसी के दादा को हो गया तो उन्हें शुरुआत में कैसे हुआ होगा ये? एग्जैक्टली। सो आई थिंक इसके लिए बहुत हमें बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में जाना पड़ेगा। विथ एजिंग जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो सेल्स हमारे वही हैं जो 30-40 के उम्र में थे, बट उनमें जो एक अपना जो डैमेज रिपेयर करने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो डैमेज होता है, बट जब आप अर्ली एजेस में होते हैं वो डैमेज रिपेयर हो जाता है। बट
एज वी एज वो डैमेज रिपेयर की शक्ति कम होती है और समहाउ उसी में कोई एक ऐसा म्यूटेशन या फिर सेलुलर चेंज हो जाता है जिसको कि बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती है, एंड दैट कैन टर्न इनटू कैंसर। और साथ में जैसे मैंने बताया कि ये अगर आपके फैमिली में है तो इट कैन इंक्रीज योर ओन रिस्क ऑफ कैंसर। हाँ, अगर ब्लैडर कैंसर की बात करें तो इफ़ यू आर हैवी स्मोकर, वेरी हैवी स्मोकर, मे बी पैकेट 2 पैकेट अ डे बीड़ी और किसी भी फॉर्म में, या फिर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो दीज या आप दिल्ली में रह रहे हो या कि हौस में? हाँ, मे बी फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन कोई ऐसे रिसर्च भी है जो ये प्रूव करते हैं, बट यू सी दे रियली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। नेक्स्ट कम्स पिनाइल कैंसर। तो पिनाइल कैंसर में अर्ली साइंस में आप साइंस तो नहीं बट रिस्क फैक्टर की मैं अगर बता दूं तो इफ़ लाइक देयर इज़ पुअर लोकल हाइजीन and you are uncircumcised, that can lead to cancer. Yeah. So hygiene is very much important. Okay, then like human papilloma, viral infection. So these things are there. Kidney cancer का as such risk factors की बात करें तो smoking acts as a risk for it. Smoking तो हर चीज़ के लिए risk है, वैसे नहीं करनी चाहिए। और early sign it's that blood in urine only. So like for prostate cancers, any kind of urinary symptom, or for this kidney cancer or maybe bladder cancer, blood in urine. So these are the early signs of cancer. और prostate, kidney और bladder ये तो तीनों तरह के कैंसर हैं, इनको अगर early detect कर लिया जाए तो fully treatable है? Right, yeah, that's very important question. And I think मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ऐसा हो जाए, but urological cancers especially, they carry a very good prognosis if detected early. So as compared to maybe pancreatic cancer or cancer of bowel, जो हमारी urological cancers होते हैं, like for say prostate cancer, if we detect early by early PSA testing, screening testing, we can like cure the disease. We generally don't with medicine talk in we generally don't talk in terms of cure in cancers, but here we talk because we do cure cancers in urology. Obviously medicines नहीं, generally surgery लगती है। हाँ, prostate से we remove the prostate and follow up में रखते हैं, patient is cured. इसमें कीमो वगैरह नहीं होता है? Chemo comes but at advanced stage, later stages. Even kidney cancers, so they are, I mean, so good कि if you have a small kidney cancer, we can remove that part of the kidney only and preserve rest of it. So kidney का part निकला? Exactly, only part निकालते हैं and we preserve rest of the kidney. So you see, मतलब generally cancer का हमारे mind में यही impression रहता है, जिस organ का cancer है उस organ को निकालो, है ना? But kidneys में we can even afford to remove that much kidney which is harboring the tumor or cancer and preserve rest of it. कई बार ये indication imperative होता है, let's say someone has only one kidney, या फिर किडनी है बट उनको क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो उन केसेस में हमें किडनी का जितना भी पोर्शन होता है बचाना होता है टू प्रिवेंट द पेशेंट लैंडिंग अप इन डायलिसिस। सो उन केसेस में हमें ये करना पड़ता है एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द ऑन्कोलॉजी। Obviously, if that is giving you equal oncological outcome, then only we perform this partial nephrectomy or only the partial removal. Otherwise, पूरा किडनी निकलता है। ब्लैडर कैंसर का भी ऐसा ही है। एक मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिस इज ऑल्सो यूरोलॉजिकल ऑर्गन। सो टेस्टिकुलर कैंसर सबसे खास बात ये होती है कि इनका जो एज ग्रुप होता है दैट्स टोटली डिफरेंट। इट इज़ मोस्ट कॉमन, आई मीन लाइक द एज ग्रुप फॉर टेस्टिकुलर कैंसर इज एडोलेसेंस। अच्छा, right, so 10 years, 14, 15, 20 years, this is the age group of common testicular cancers. It can happen in later ages also, but जो ज़्यादातर commoner जो हमारे testicular cancers हैं, they come in this age group. और it's simply by self physical examination you can identify or suspect that cancer. By that time, if you can you find that there is a difference in size of both the testicles, or the other testicle, one testicle is looking a little harder, or the typical testicular sensation is lost, जो दबाने पे जो अजीब सा पेन होता है, that अजीब सा पेन is not there, so that means they are the early signs of this testicular cancer. So I mean all of these cancer, they can be very well controlled and even cured
with early detection and treatment. Wonderful, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Anything that you'd like to say to whoever's watching, whoever's listening to us, कोई एक टिप देना चाहेंगे कि सब जो अपने यूरोलॉजिकल सिस्टम को एकदम भला चंगा रखे उसके लिए क्या करना चाहिए? राइट, सो आई थिंक जो कॉमन कंडीशंस हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा. जैसे विथ इंक्रीजिंग एज जो यूरिनरी प्रॉब्लम आती है, पहले मैं मेल्स की बात कर लेता हूँ. मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, तो few behavioral changes which you can adopt to lessen your symptoms are जैसे आप किसी से पूछे तो वो कहते हैं ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए. तो अरे भाई ज़्यादा कितना, उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए. 2 लीटर, 3, 4, 5, 6, 7, ज़्यादा किसी के लिए 5 हो सकता है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 10. तो ज़्यादा का मतलब ये होता है, और मैं ज़्यादा के लिए नहीं कह रहा, यू शुड हैव एडिक्वेट वाटर और एडिक्वेट हाइड्रेशन. और वो डिफाइन कैसे करते हैं हम? दैट इज़ डिफाइंड बाय द आउटपुट विच यू आर हैविंग. यूरिन का कलर. हाँ, आउटपुट एंड कलर. तो इफ़ यू आर हैविंग एन आउटपुट, मतलब यूरिन वॉल्यूम ऑफ 2 to 2.5 लीटर्स इन 24 आवर्स. ये कैसे पता लगे डॉक्टर? हम नापते थोड़ी. आप किसी दिन एक्सरसाइज कर लो, किसी दिन माप लो. इट्स वेरी सिंपल. थिंकिंग फ्रॉम लेमन पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू यू नो दैट? सो लेमन पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसा कर सकते हैं, लाइक एट वन टाइम जनरली वी पास अराउंड 300 to 400 ml of urine. That is the physiological bladder capacity if everything is normal. So अगर 400 ml का एक बार का पास करने का ये है, तो अगर आप 5 बार ही पास कर रहे हो 2 लीटर हो गए आपके. So तो इसमें नापना पड़ेगा ना, जेरी कैन लेके. So that is also not a very bad idea or very difficult thing to do. डाउट है कि आपकी हेल्थ दिक्कत है या आपको लगता है आप यूरिन ढंग से पास नहीं कर रहे, तो ये तो मिलते हैं जगह जगह. अपनी हेल्थ की बात है बस, इसमें कोई शर्म नहीं है. लाइए, मापिए. And commonly we prescribe or we advise to make a bladder diary to the patients, especially for this purposes only. So health की बात है डॉक्टर साहब, तो इसमें कोई शर्म नहीं है. And I would suggest कि मार्कर्स वाले जो हैं, मग्स वगैरह आते हैं, उसमें दिख जाते हैं कितना लीटर है. तो आपकी हेल्थ की बात है, आगे चल के खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना हो, तो यू शुड नो हाउ मच आपका आउटपुट कितना है इन टर्म्स ऑफ यूरिन. एंड सी, दिस इज अ स्पेक्ट्रम. ऐसा नहीं है कि आइदर ये यस है या नो है. यू सी, इफ इट इज़ वेरी एक्सट्रीम, दैट मीन्स आप बहुत ही कम वॉल्यूम पास कर रहे हैं, तो वो आपको भी पता चलेगा कि आई एम गोइंग बट आई एम नॉट एबल टू पास हार्डली 50 ml ऑल्सो. और अगर ये लॉन्ग रन में, ये नहीं कि एक दिन आपको इतना घबराना नहीं कि एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा यूरिन कर लिया और ये क्या हो गया. ऑफ कोर्स दैट्स अ पैटर्न दैट यू टॉक अबाउट. एग्जैक्टली. सो in medicine we tell that whatever which is persistent or which is increasing, correct, that should definitely be checked or be discussed with. एक मेरा सवाल और है आपसे, बिकॉज हमने जितने भी सवाल पूछे ना, ऐसे लग रहा है आपसे मर्दों के बारे में बात करें. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा था ब्लड इन द यूरिन. नाउ अ लॉट ऑफ वुमेन फॉर एग्जांपल व्हेन दे हैव देयर पीरियड्स एंड एवरीथिंग, राइट, समटाइम्स वुमेन आर आल्सो स्पॉटिंग, है ना. अगर स्पॉटिंग करें तो उस दौरान अगर हल्का जैसे उनके पीरियड अभी नहीं शुरू हुए हैं, पर स्पॉटिंग हो गई और यूरिन में ब्लड दिख गया, तो वो ये सुन के डर सकते हैं. तो औरतों के लिए क्या अलग साइंस हैं, क्या है? सो औरतों के लिए ये भी बहुत ही कॉमन यू कैन से एक कन्फ्यूजन रहता है कि जो ब्लड है वो यूरिन से आ रहा है या फिर इट इज़ फ्रॉम द वजाइना. सो ऑब्वियसली अगर ये सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस आ रहे हैं आपको, इफ़ यू फील कि मेरे यूरिन में ब्लड है ड्यूरिंग मेंसेस, तो ऑब्वियसली यू शुड ट्रिपल क्वाड्रुपल चेक इट. बिकॉज अगर वो सिर्फ मेंसेस के टाइम पे आ रहा है, दैट मीन्स कि इट्स रिलेटेड विथ यूरिन, आई मीन वजाइना. ओके, एंड इफ इट इज़ कमिंग इन यूरिन, then definitely we need to see. So the best thing is to wait till your menses get over and then see कि अगर फिर भी then see. And there is one condition in which during menses like women used to pass blood in urine also. अच्छा. So if जो भी lady है, if she is quite sure कि जो blood है वो urine में है, so then definitely we need to go in and see what is the cause of that bleeding, because there is a condition in women called as endometriosis. Correct. So that endometriosis can involve bladder also. Okay, and if it is involving bladder, then definitely she will have blood during her menses. और ये endometriosis जो है usually थोड़ी younger लड़की में देखा जाता है, just before menopausal age, या क्या होता है? No, it's obviously in the जो when one is menstruating, obviously जो कि
अराउंड 15-20 से लेकर के 40-45 का अच्छा, जो किसी भी common age age में होता वहाँ है, पे हाँ हो हाँ सकता वो है। हो सकता है जी। बट हाँ, इफ़ शी हैज़ प्रायर हिस्ट्री ऑफ endometriosis, मे बी इनफर्टिलिटी, मे बी ट्यूबल ब्लॉकेज, endometriosis के दूसरे कोई साइन हो, Or pelvic thickening of pain the हो, wall of the exactly, vagina, pelvic pain ho, or if she has underwent some kind of procedure for endometriosis, and if she complains of this thing, that she is having blood in her urine during menses, then definitely there must be some involvement of bladder also by the endometriosis. So this is one. And with regard to women, the other common condition which we face in our practice is that with increasing age they tend to like leak urine sometimes. अच्छा, That is called incontinence or leakage similar of to urine. a man having prostate problems. Yeah, Little bit. I mean, वही little वो bit, भी yeah. नहीं कर पाते urine control. Exactly. So this has to, I mean, do with a lot of things. So generally, like common, those women who are at risk are, I mean, जिनके कई सारे बच्चे हुए रहते हैं, अच्छा, or and all the deliveries are vaginal deliveries. अच्छा, Okay, then the difference between two deliveries is not very, Gap long. नहीं है, हाँ, हाँ. gap नहीं है, because after each delivery the body has to like Heal, heal get back, exactly, yeah. and whatever things उनको सही होना होता है. बट अगर वो गैप नहीं मिलता है तो बॉडी काफ़ी वीक रह जाती है, स्पेशली द पेल्विक फ्लोर. पेल्विक फ्लोर मतलब जो हमारा नीचे का एरिया, नीचे की जो मस्कुलेचर है, जो कि यूरिन के रास्ते के अराउंड या पॉटी के रास्ते के अराउंड होती है, वो पेल्विक फ्लोर कहते हैं. अगर वो सही से हील नहीं हो पा रही है तो ये चीज़ें आगे चल कर के यूरिन लीक की तरह प्रेजेंट करती हैं. होता क्या है कि जब तक आप यू आर इन 30s, 40s, मे बी 50s, तब तक तो बॉडी कॉम्पनसेट कर रही होती है. वंस यू आर ओवर दैट तो फिर बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं. एक तो मेनोपॉज अटेंड हो जाता है, देन जो एस्ट्रोजन का जो एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है. देन ऑब्वियसली आपकी डाइट जो है वो विथ टाइम आपने चेंज की कि नहीं की. जैसे इनिशियली आप काफ़ी कैलोरी रिच डाइट ले रहे होते हो, आपको धीरे 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 प्रोटीन रिच डाइट की तरफ जाना होता है. एग्जैक्टली. और विथ एज इट इज़ स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यूँ समझ लो आपकी वो चीज़ जैसे तैसे कॉम्पेंसेट कर रही थी, और जैसे एजिंग हुई आपका खाना भी सही नहीं हुआ, जो चीज़ें कमज़ोर थी वो और सामने आ गई, तो इट बेसिकली डीकॉम्पेंसेट्स एंड प्रेजेंट्स एट वो यूरिन लीकेज शुरू हो जाता है. और कॉमनली खांसने, छींकने या फिर बैठ के खड़े होने, जो भी आप पोस्चर चेंज करें तो उस समय लीक हो जाता है, क्योंकि नीचे का आपका फ्लोर है वो कमज़ोर है. तो इसके लिए जो कॉमन चीज़ें हम एडवाइस करते हैं, फर्स्ट इज़ टू रेस्टोर योर डाइट, है ना, हैव आई मीन गुड प्रोटीन इनटेक इन योर डाइट. सो कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमें प्रोटीन खाना कितना है, तो वी एडवाइस एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी. अगर आप जी 60 किलो की, मतलब अगर 60 किलो की है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको. इतना तो लोग नहीं खाते हो. इतना नहीं खाते, वही तो प्रॉब्लम है. हाँ, बहुत मुश्किल है. 60 ग्राम का मतलब तो है कि आप अपने लेग्यूम्स भी खा रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म से. राइट. स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए और दिक्कत होती होगी. उनके लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं. तो इसका तरीका यही होता है कि जस्ट हैव प्रोटीन्स इन ऑल ऑफ योर डाइट्स. आप देखो, ब्रेकफास्ट देखो, लंच, डिनर, व्हाटएवर, आप देखो कि प्रोटीन कहाँ है उसके अंदर. इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना. बिल्कुल 20-20 ग्राम भी प्रोटीन अगर चले जाए तो दिन का 60 चला जाएगा. ठीक है ना. तो दैट्स अ गुड आइडिया. 3 मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों में 20-20 ग्राम आपको खाना ही खाना है. हाँ, आप पनीर और से लाओ. आजकल तो डॉक्टर साहब इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, बता ही देंगी कौन से खाने में कितना प्रोटीन है. एग्जैक्टली. आराम से ट्रैक कर आप सकते गूगल हो. में ट्रैक कर लो, कैसे भी कर लो, और एक बार एक पैटर्न बना लो. मैं बताऊँ, इन जनरल लाइक हमारी इंडियन डाइट थोड़ी सी अभी हम देखें तो दे आर मोर कैलोरी डेंस डाइट, है ना. इसको हमें थोड़ा चेंज करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने सही रहना है. नहीं तो फिर वही विद 50-60 बैक एक, बैठ के उठने में दिक्कत, ये यूरिन की दिक्कत, कई सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. तो इफ़ यू आई मीन रियली वांट टू अवॉइड दैट, नॉट सिर्फ यूरिन की ही बात नहीं है, इन जनरल भी. हाँ, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट विद द मस्कुलोस्केलेटल थिंग. तो जनरली जो बैक एक्स हैं या जो आप ऑर्थोपेडिशियन के आपके इतने सारे कंसल्टेशंस होते हैं, they would definitely come down. So ये दो चीज़ें मैं definitely बोलूँगा, एटलीस्ट लोग अपनी सही करें. डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत इंट्रीगिंग सेशन था मेरे लिए और बहुत कुछ सीखा. थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रहिए मेरे साथ 92.7 FM का. मैं हूँ खुराफाते रहते. 92.7